इसके ऊपर फोकस करती है। तो तब ये बात है शुरुआत ऑफ द 20th सेंचुरी की। तो उस समय जैसे बाकी सब दुनिया के अंदर था कि एक ताकतवर राजा था जो राज करता था सब जगह पे, तो रशिया के अंदर भी ऐसा ही एक राजा था जिसको वो जार बुलाते थे, TSAR। इस जार का जो काम, इसमें थोड़ा सा फर्क ये था कि बाकी जगह कुछ डेमोक्रेटिक फोर्सेस काम कर गई थी। तो जैसे यूरोप के अंदर तब तक कोई ना कोई पार्लियामेंट या इलेक्टेड बॉडी थी जिसकी परमिशन वहां के राजा को लेनी पड़ती थी। रशिया के अंदर इस तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। तो कौन से पावरफुल आइडियाज फॉर फ्रीडम और इक्वालिटी रशियन रेवोल्यूशन आगे लाया, इनको हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल राइट्स को जो रशिया के अंदर जो जिस तरह से आगे लेके जाया गया, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे आधारित थे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन था जिसने किताब लिखी थी दास कैपिटल, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि जब तक ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जिसके अंदर राज पैसे वालों का है, तो तब तक जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके पास पैसे कभी आ ही नहीं सकते। वो कहता था कि जो फैक्ट्री है वो कैपिटल जिसके पास है उसकी होती है, और वो अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो जो वर्कर है उसको तो सबसे कम सैलरी दे के ही रखेगा वो। तो अगर वर्कर को कम सैलरी मिलेगी तो वर्कर तो कभी उठ ही नहीं सकता। तो इस तरह की सोच जो थी, वो जो बाकी सब जगह की रेवोल्यूशन थी, उस डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन उससे भी आगे की सोच थी, जहां पर वो कहते थे कि सारी सोसाइटी की सारी जमीन, प्रॉपर्टी, फैक्ट्रियां, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। घर, सब चीजें सरकार की होंगी, और सरकार ही या देश या कंट्री ही एक साथ प्लानिंग करके और लोगों को बताएगा कि लोग क्या करें। और वो बाकी के सारे जो लोग हैं वो उन कामों में जुट जाएंगे और उनको उनके खाने पीने रहने की देखभाल जो वहां की सरकार है वो करेगी। तो एक ही पार्टी बचेगी सारे देश के अंदर। जो रेवोल्यूशन ये वाली लेके आए थे, उस रेवोल्यूशन को 1917 अक्टूबर के अंदर जाके वो खत्म हुई, कई साल चलने के बाद। और उससे पहले अगर आप देखें तो जो पार्टी थी वो बोल्शेविक्स के नाम से चलती थी। उसका लीडर था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन ने ही फिर उस पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। तो रशियाज कम्युनिस्ट पार्टी वो बन गई। इन सारे विचारों का हिंदुस्तान पे भी बहुत असर पड़ा, और कई इंडियंस जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, ये भी उन रशिया के अंदर गए, वहां के लोगों से मिले, और इन्होंने देखा कि क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। इस सब से देखने से कई किताबें भी लिखी गई इंडिया के अंदर रशिया के ऊपर, और बहुत प्रभावशाली रहा ये सब चीजें। जो यूरोप के अंदर उस समय देश ज्यादा चलते थे, वो इस तरह की कम्युनिस्ट जो चीज है, आइडियोलॉजी, उसके ऊपर नहीं चलते थे। तो यूरोप के ऊपर भी क्या असर पड़ा हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। ज्यादातर तो यूरोपियंस ये लाइक नहीं करते थे, मगर जो इस तरह से बगैर राजा के और बगैर किसी और अमीर लोगों के आप पे राज करने के, पावर डायरेक्टली वर्कर के हाथ में आ जाएगी, ये एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट था सारी दुनिया के लिए। और देखने में ऊपर ऊपर से ये भी लग रहा था कि ये सक्सेसफुल है, और इसमें रशिया ने कुछ ही सालों में काफी तरक्की भी कर ली है। तो इसमें क्या कमियां रही और क्या चीजें आगे रही, इसको हम देखते हैं। जो सोशल चेंज रशिया में शुरू हुआ
वो सोशलिज्म की तरफ था कि आप तब सोशलिज्म शब्द अभी आया ही आया था। आज के दिन जो सोशलिज्म शब्द है वो जो हम हिंदुस्तान के अंदर भी अगर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाए रखते हैं और वो डेमोक्रेटिक सरकार अगर गरीबों के हकों के लिए पॉलिसी बनाती है और अमीरों से टैक्स लेके गरीबों के अंदर स्कूल बनवाती है, हेल्थ केयर देती है, तो इसे भी सोशलिज्म कहते हैं। उस समय अर्ली 20th सेंचुरी में इससे भी ज्यादा रेडिकल विचार थे सोशलिज्म के बारे में। तो जो जो लोग सोसाइटी को चेंज करने के लिए काम कर रहे थे उनको 3 भागों में बांटा जा सकता था, एक लिबरल्स, एक रेडिकल्स और एक कंजर्वेटिव्स। तो जो लिबरल्स थे उनकी सोच तो यहीं तक सीमित थी कि वो कहते कि ऑल रिलीजन्स को टॉलरेट कर लो। तो तब जो क्रिश्चियनिटी थी यूरोप के अंदर ज्यादातर वही एक रिलीजन था, लेकिन इसके कई सारे सेक्ट बने हुए थे। जैसे ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन ये कैथोलिक चर्च को मानते थे। तो ये थोड़ा बहुत ही फर्क था, लेकिन ये सब भी उनके आपस में भेदभाव पैदा करने के लिए काफी था। तो जो लिबरल्स थे वो अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स कि एक के बाद एक, जैसे मुगल थे हिंदुस्तान में और चंगेज खान के थे, तो एक रूलर होगा, फिर उसके बच्चे रूल करेंगे, फिर उसके बच्चे रूल करेंगे, इस तरह से, जहां लोगों की खुशहाली के बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इसके खिलाफ थे जो लिबरल्स थे, और वो चाहते थे कि एक जो व्यक्ति हैं उनकी जो राइट्स है इंडिविजुअल्स के, उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ताकि सरकार एक व्यक्ति के राइट्स के ऊपर की उल्लंघना ना करे। और उन्होंने इसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्ट किए जाए, इलेक्ट किए जाए, जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर को चलाए उसके बाद में, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर एक लॉ लागू हो, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो जो कि फैसला करे अगर कहीं इंडिविजुअल के राइट्स की उल्लंघना हो रही है, और जो जुडिशरी है वो वेल ट्रेन्ड के अलावा इंडिपेंडेंट हो। तो उन जुडिशरी के जो भी फैसले हैं वो राजा या रूलर्स ना करे, सरकार ना करे, ताकि वो जुडिशरी सरकार के खिलाफ भी फैसले सुना पाए। ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे, लिबरल्स। तो डेमोक्रेट ना होने का मतलब कि ये एडल्ट फ्रेंचाइज वोटों के अंदर विश्वास नहीं करते थे सबके लिए। जो डेमोक्रेट्स थे होते हैं वो ये मानते हैं कि सबको वोट देने का हक हो। तो ये सिर्फ इस तरह के हक सिर्फ मेन को देना चाहते थे और मेन ऑफ प्रॉपर्टी को देना चाहते थे। और ये तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो अभी आगे बढ़ाने का और स्कोप था लिबरल्स के बावजूद। जो रेडिकल्स थे, हम बात करते हैं, रेडिकल जो होता है वो आदमी और ज्यादा सोशल चेंज की मांग करता है, और वो ये कहता था कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को के बेसिस पे फैसले करे। और वो सपोर्ट करते थे वुमेन सफरजेट का, यानी कि अगर लेडीज वोट करें इस चीज के वो हक में थे। और ये जैसे लिबरल्स जो थे उन्होंने लैंड ओनर्स और अमीर लोगों की जो राइट्स थे और उन फैक्ट्री ओनर्स, इनके बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन जो रेडिकल्स थे ये उसके भी खिलाफ थे कि एक जो वेल्थ है वो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो सारे ही दुनिया की अम्यूनिटीज मौजूद है और किसी के पास कुछ भी मौजूद नहीं है, खाना खाने के लिए भी रोटी नहीं है। तो इतना डिफरेंस इनके हिसाब से नहीं होना चाहिए था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अंदर। जो तीसरी टाइप ऑफ पीपल थे वो थे कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स जो है वो रेडिकल और लिबरल इन दोनों से कम
चेंज चाहते थे, वो इतना बड़ा चेंज नहीं चाहते थे। रेडिकल सबसे ज्यादा चेंज चाहते थे, लिबरल्स उससे कम। तो ये जो कंजर्वेटिव थे ये रेडिकल और लिबरल्स दोनों के खिलाफ थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये जो कंजर्वेटिव थे वो ये तो कहते थे कि थोड़ा चेंज चाहिए, लेकिन वो ज्यादा चेंज उनको डाइजेस्ट नहीं था। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable, and such differing ideas about social change clashed with the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th centuries helped define both the limits and potential of these social tendencies. तो कंजर्वेटिव्स ने अभी अपना चेंज क्या चाहते हैं उसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ इतना ही मानते थे कि कुछ ना कुछ चेंज जरूर चाहिए सोसाइटी के अंदर जो जार रूल कर रहा है उससे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग फैक्ट्री में आ गए थे, और जो फैक्ट्री में आने से वो लोग एक नई जगह पे शिफ्ट करते थे जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, और इसीलिए वहां पर लिविंग कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेन और विमेन को कम पैसे दिए जाते थे काम करने के लिए, बच्चों को रखने के लिए कोई ऑफिशियल जगह नहीं थी, घंटे जो थे काम के वो बहुत लंबे थे, और वेजेस जो थी, तनख्वाहें जो थी वो बहुत पुअर थी, क्योंकि फैक्ट्री ओनर के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। और अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, जब जरूरत नहीं पड़ी तब उसको निकाल दिया वर्कर को। तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उससे, और रहने की जो कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी। एक शब्द यहाँ इन्होंने लिखा है सफरजेट। सफरजेट जो है वो वोटिंग को कहते हैं, फ्रैंचाइज सफरजेट ये वोट डालने के हक को कहते हैं। तो अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल वुमेन सफरजेट जो है इसके वोट डालने के हक को कहते हैं। ये जो फोटोग्राफ है ये एक इसी तरह से लंदन के जो गरीब हैं उनकी जिंदगी को दर्शाती है कि वो उनके पास ना कपड़े हैं, और वहां तो ठंड भी बहुत होती है। तो इतनी ठंड के अंदर वो गर्मी के अंदर वो इतनी ठंड के अंदर वो फटे हाल में अपना जैसे तैसे करके गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री थी वो तो उस समय प्रॉपर्टी ओनर्स की ही थी, और इस समय आप ये देखिए कि जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो खुद प्रॉपर्टी ओनर्स ही थे और एम्प्लॉयर्स ही थे। तो उन्होंने जो ज्यादातर पैसा था वो इंडस्ट्रियल वेंचर से कमाया था, तो वो वर्कर्स तक ज्यादा चीजें पहुंचाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। पर ये वो समझ गए थे कि अगर एक साधारण आपकी वर्कफोर्स है, अगर वो हेल्दी होगी और वो एजुकेटेड होगी तो वो और अच्छा काम कर पाएगी, और अगर वो अच्छा काम कर पाएगी तो उनकी इंडस्ट्री और ज्यादा अच्छी चलेगी। पर ये तो इसलिए इनका जो मेजर काम था वो ऑपोज था प्रिविलेजेस टू ओल्ड अरिस्टोक्रेसी। आप इसको ये समझिए कि एक तो तीन तरह के लोग थे। कंजर्वेटिव कहते थे कि वही थोड़ा बहुत चेंज कर दो क्योंकि सोसाइटी में दिक्कतें बहुत हैं, और जो दो व्यूज ऑफ चेंज आए हैं वो एक रेडिकल्स के आए हैं और एक लिबरल्स के आए हैं। जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी वो तो बहुत लार्ज थी, तो इंडस्ट्रियल जो एक साधारण व्यक्ति था वो इन्हीं रेडिकल्स और लिबरल्स के लिए काम करता था उनकी फैक्ट्रियों में, और उसकी सिचुएशन बहुत खराब थी। तो शायद रशिया जैसे कंट्री में उस समय ये जो आइडियाज इनके थे लिबरल्स के और रेडिकल्स के, इससे भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं होनी थी जो इनके आइडियाज, तो शायद इससे ज्यादा चेंज चाहिए था वर्कर्स को। और इसलिए वो वर्कर्स खुद भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना उन्होंने शुरू किया और ट्रेड यूनियंस बनाई, और उन ट्रेड यूनियंस ने आवाज उठानी शुरू की उनके मालिकों के फैसलों के खिलाफ। और फिर धीरे धीरे जो फैक्ट्रियां थी उनके अंदर स्ट्राइक्स की गई, और एक इसी सब चीजों को एक पॉलिटिकल चेंज बनाया गया। जो सोसाइटी थी उसने कहा कि हमें ये जो आप जिस तरह से चला रहे हो ये नहीं मंजूर है, और हमें एक अलग
तरह का सिस्टम चाहिए, तो वो वहां तक ये चीजें कैसे गई इसको हम देखते हैं। जो आपका अगेन जो आइडियाज, अभी हम सिर्फ फर्स्ट फेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स ही थे। अभी जो मेन इनके फिगर्स हैं जैसे लेनिन, वो अभी आएंगे। तो ये जो मानते थे कि जो आपका फ्रीडम अगर आपने इंश्योर करना है कि इंडिविजुअल्स को, तो अगर वो लोग, if freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe the society would develop. तो अभी तक ये थोड़े कैपिटलिस्टिक आइडियाज हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने लोगों को फ्रीडम दे दो और उन्हें लेबर करने दो, हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, वो लोग अपने आप फैक्ट्री में काम करने आएंगे, तो सोसाइटी डेवलप करेगी। और तो ये ही सब चीजें in France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. तो तब अगर आप रशिया के अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी के अंदर देखेंगे तो यही रेवोल्यूशनरीज बहुत सालों से उन्होंने मोनार्क्स को हटा दिया था, उनकी पावर को काफी कम कर दी थी और नेशंस बनने लगी थी। इससे पहले तो किंगडम्स होती थी, तो जिस राजा का जितना ताकत है वो उतना एरिया अपने लिए ले लेता था। अब नेशंस बनने लगी, जिस लोग जिस जगह के एरिया के एक साथ एक कंट्री में रहना चाहते थे, वो उस कंट्री की फिलॉसफी को डिफाइन करते थे और फिर उस कंट्री या उस नेशन के अंदर वो अपने आप को असेंबल करके एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे वो खुद इलेक्ट करते थे और खुद कानून पास करके और फिर चलाते थे। तो इसी तरह से जो 19th सेंचुरी का दौर था उसमें कई काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स बनी, कई नेशंस ने जन्म लिया। उन नेशंस को हम आज के दिन में फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया कह के पुकारते हैं। तो ये नेशंस का जो कॉन्सेप्ट था ये 1800s में आया, जिसमें इक्वल राइट्स दिए गए सिटीजन्स को कि हर एक आदमी बराबर का हक रखता है कानून के अंदर। और इंडिया के अंदर भी इन्हीं सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ा। कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, तो अब हम और आगे जा रहे हैं, हम सोशलिज्म यानी की बात करते हैं। सोशलिज्म यहाँ पर कम्युनिज्म के और सोशलिज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सोशलिस्ट हैं वो सारी की सारी सोसाइटी ही बाय सोशलिस्ट मानते हैं। तो वो कहते हैं कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए और पर्सनल कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसे पर्सनल गेन के लिए नहीं काम करना चाहिए और सोसाइटी को एज अ होल अपने लिए फैसले लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब लोग अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, पर इस तरह का देश हो जिसके अंदर सब लोग सोसाइटी के फायदे के लिए सोच रहे हैं। तो आइडिया शायद अच्छे हैं, लेकिन इसकी क्या एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो पाएगी, इस चीज को देखना अभी बाकी था। तो अगर इन्होंने आगे देखा तो जो आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव्स था वो सामने आया कि हम बजाय इसके कि फैक्ट्री ओनर एक आदमी हो जिसकी वो सारी की सारी फैक्ट्री हो, कि क्या कोऑपरेशन के तौर पे इस तरह की फैक्ट्रियों को चलाया जा सकता है। कोऑपरेशन का मतलब हुआ कि आपके पास जो ओनरशिप है वो सारे के सारे फैक्ट्री वर्कर्स की है उस जगह के ऊपर। और इसी तरह की कई आइडियाज को यूएसए के अंदर भी चलाया गया, जैसे न्यू हार्मनी करके एक कोऑपरेटिव बनाई थी इन्होंने यूएसए के अंदर। तो उसके प्रॉफिट जो है वो सब लोगों के अंदर बट जाते थे जब वो प्रॉफिट करती थी। तो इन फ्रांस लुइस ब्लैंक वांटेड टू गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो इस तरह से आइडियाज आए आगे ले जाने के लिए कि कोऑपरेटिव्स बनती है रादर देन कैपिटलिस्टिक फैक्ट्रीज जिसका एक ही मालिक है। इंडिया के अंदर अमूल एक सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है। जो अमूल ब्रांड है ये गुजरात के अंदर शुरू हुआ और ये एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये इसकी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो लोग इसके अंदर काम करते हैं। वर्गीज कुरियन ने किया था। तो इस तरह हिंदुस्तान के अंदर भी मार्क फेड, आई थिंक यहाँ पे पंजाब के अंदर एक कोऑपरेटिव है। तो इंडिया के अंदर भी इस तरह की कई कोऑपरेटिव्स के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ देर तक तो ये बड़ी अच्छी चली थी, लेकिन अभी रिसेंटली तो ज्यादा दोबारा
वर्ल्ड में कई पॉलिटिकल चेंजेस आ चुके हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, खास तौर पे रशियन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो रशियन रेवोल्यूशन है वो इन्हीं के आइडियाज के ऊपर निर्धारित है। तो इन्होंने जो जो मार्क्स था उसने आर्ग्यू किया कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब कि आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि जो पैसा लगाता है उसको मलकियत मिलती है, उसको ओनरशिप मिलती है, उसकी फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पावर है, उसके राइट्स हैं उस चीज को सबको डिसाइड करने के लिए। तो वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ था मार्क्स। तो वो कहता था कि कैपिटलिस्ट ओन्ड कैपिटल एंड इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। तो प्रॉफिट चाहते हैं इसके बाद में कैपिटलिस्ट, जो कि वर्कर्स के काम करने से आएगा। तो वर्कर की सिचुएशन तो कभी इंप्रूव ही नहीं होगी। प्रॉफिट होगा तो भी मालिक के पास जाएगा और नहीं होगा तो भी मालिक के पास जाएगा। तो जो वर्कर्स हैं उन्हें कैपिटलिज्म को ऊपर फेंकना पड़ेगा। तो जो फैक्ट्रियां हैं उनको कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा या इस तरह का कुछ। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जब तक है तब तक जो भी काम कर रहा है, एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहा है, उसको फायदा नहीं मिल सकता। ये कार्ल मार्क्स ने प्रूव किया था। और उसने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसे सोशली कंट्रोल होना चाहिए। तो जिस समाज में आप रहते हो उस समाज के पास कंट्रोल होना चाहिए सब प्रॉपर्टी का। और ये एक सोसाइटी जो इस तरह की होगी सोशल कंट्रोल वाली, उसे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा। तो कम्युनिस्ट शब्द का अब हम देख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई में सबसे पहली बार आया है जिक्र। और ये जो रशिया की रेवोल्यूशन थी उसके अंत में पहला दुनिया को कम्युनिस्ट कंट्री मिला था जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड थी। किसी की भी खुद के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट के पास थी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट या सरकार या कंट्री। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय 1870s socialist ideas spread through Europe. To coordinate their effort, socialists formed an international body called the Second International. तो एक नई बॉडी 1870s में बनी थी जो सोशलिस्ट्स के बारे में थी। सोशलिस्ट मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, और इसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी ने भी इसी तरह की एसोसिएशन बनाने की कोशिश की। जर्मनी के अंदर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आई, जो इंग्लैंड है उसके अंदर एक लेबर पार्टी बनी। तो ये पार्टियां इसी तरह से एक सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस के अंदर। तो जो लेबरर्स और वर्कर्स थे उनके हकों के लिए लड़ने के लिए थी ये पार्टीज जो कि बनी। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। तो इस तरह की जो सोशलिस्ट पार्टीज थी वो उनके कंट्री में फिर भी पूरी सरकार बनाने के लिए कामयाब नहीं हुई थी। और रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट, इन्होंने काफी लॉज को लेजिस्लेशन लॉ को कहते हैं, तो काफी लेजिस्लेशन या लॉज को प्रभावित किया था, वर्कर के हक में लॉज पास करवाए थे। लेकिन ये अपने आप में सरकार पूरी तरह से नहीं बना पाई थी। तो ये भी जाहिर था कि एक डेमोक्रेसी के तौर पे शायद एक सोशलिस्ट स्टेट ना बन